भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार माननीय खड़गे जी रायपुर आए हुए हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे विभिन्न प्रश्न किए थे, लेकिन चूंकि उनके सभा से जनता उठकर चली गई थी, मुख्यमंत्री जी को जनता को बुलाकर रोकना पड़ा था, तो शायद इसलिए उन्होंने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए होंगे। इसमें पुनः खड़गे जी रायपुर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विषयों पर उनसे सवाल और बहुत सारे आरोप हैं। इस विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में ही है सन्निकार कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन एंटी जी। मैं माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आज जब चुनाव नजदीक आ गया है तो खड़गे जी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर जगह भरोसे के सम्मेलन करते जा रहे हैं, क्योंकि जनता पर से भरोसा उनका भी उठ गया और जनता का भी उठ चुका है। आज खड़गे जी को फिर बुला करके प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आज जिस योजना को लॉन्च कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, यह अपने आप में ऐसा छलावा है कि 10 साल तक जो निर्माण कार्य में लगा हुआ मजदूर लगातार पंजीकृत हो, ऐसे ही पात्रों को ये मिलने वाला है। और मुझको लगता कि पूरे प्रदेश में ढूंढने पे शायद ही कोई निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ मजदूर लगातार पिछले 10 वर्षों से पंजीकृत हो, जबकि केंद्र की सरकार ने अटल पेंशन योजना जो लागू की है उसमें 1500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक सालाना कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल है वो यदि 15 साल तक जमा करता है तो उसे प्रति माह 1500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक पेंशन उसे 60 साल के बाद जब तक वो जीवित रहेगा तब तक मिलती। लेकिन ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए पिछले समय से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर जो विशेष तौर पर निर्माण कार्य से जुड़े हैं, उनके साथ लगातार झूठ और लूट की जो श्रृंखला है वो चल रही है। कौशल विकास जो मजदूरों के उन्नयन करने के नाम पर दिल्ली की एक आरपीएल कंपनी है, आरपीएल केंद्र की आरपीएल कौशल विकास योजना में जिस राष्ट्रीय कंपनी को दिया गया, जिसमें उसे जा करके मजदूरों के कार्य स्थल पर ही उनके स्किल अप करना था, वैसा ना करके बल्कि जो कंपनी को ठेका मिला उसने माननीय मंत्री जी के एक नजदीकी व्यक्ति को ठेके को सबलेट किया और वह कार्यस्थल पे कौशल विकास ना करके बल्कि जो पहले से ही जिनके कौशल विकसित थे ऐसे फर्जी नामों की सूची बना करके लगभग 10 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। ऐसे ही मंडल के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के समय में कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं लागू थी, वे योजनाएं सब बंद कर दी गई हैं। जैसे
मजदूर के बच्चियों को 20,000 रुपया कन्या विवाह योजना के तहत दी जाती थी। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पहली कक्षा से लेके पीजी तक लगभग 1,500 रुपये से 55,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान था, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। भाजपा की सरकार में जहां 18 लाख श्रमिक पंजीकृत थे, इन्होंने उसमें से 9 लाख का पंजीकरण रद्द कर दिया और अभी पिछले 5 वर्षों में मात्र 93,000 श्रमिकों का ही पंजीयन हुआ है, जबकि इनके पास आवेदन जो आए थे वो 35 लाख श्रमिकों के थे। इस तरह से श्रमिकों के नाम पर जो 1 रुपया शेष लिया जाता है और उससे लगभग 600 करोड़ रुपया कांग्रेस के रिजम में प्राप्त हुआ है और ये 600 करोड़ रुपया खर्च मजदूरों के विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं पे ना खर्च करके बल्कि विज्ञापन और अन्य कार्यों में खर्च किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि विज्ञापनों पे खर्च नहीं करना है और किसी भी हालत में जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बोर्ड द्वारा लगभग 15% से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च किया जा रहा है। इसीलिए इस तरीके से पहला ये राज्य है जहां जो श्रम विभाग है, यहां के श्रमिकों को जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जिसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन श्रम विभाग कहीं पर भी लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं दिलाता है। यहां तक कि जो लोग दैनिक वेतन देगी और प्लेसमेंट के जरिए जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनको भी ना तो मिनिमम वेजेस मिल रहा है और बल्कि उनको भी जिले से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है और ट्रांसफर सरीखे अन्य कार्यों से वसूली का भाजपा का सीधा आरोप है कि ऐसी वसूली भी बल्कि उन ट्रांसफरों के माध्यम से हो रही है। जैसा खड़गे जी आज आकर के मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं, पिछली बार भी जब खड़गे जी आए थे तो उनसे भाजपा ने 9 सवाल पूछे थे, पिछली बार भी जवाब नहीं दिए थे। आज भी उनसे वो सवाल फिर से है कि खड़गे जी पहले पीएससी अभ्यर्थियों से मिलेंगे क्या। राहुल गांधी जी आए थे, उनसे ट्रेन पे चढ़ते समय जो वो ट्रेन से आने का नाटक जैसे 2014 में भी उन्होंने राहुल गांधी ने किया था, बॉम्बे के लोकल ट्रेन में जाते थे, बस में जाते थे, इकोनॉमिक क्लास में घूमने का किया था इन लोगों ने, कलावती और किसके घर भोजन का। उसी ट्रेन यात्रा की नौटंकी के समय भी पीएससी के छात्रों ने जो अभ्यर्थी थे वो उनसे अपनी मांग रखी थी कि जो उनके साथ अन्याय हुआ है उस पर कोई कार्रवाई करें। आज खड़गे जी से भी फिर से पीएससी के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो पीएससी में गलत लोगों का चयन हुआ और जो अभ्यर्थी मेहनत करते जो पढ़े थे उनको नहीं मिला, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर खड़गे जी कुछ कहेंगे क्या। दूसरा, भरोसे की जहां तक बात है तो भूपेश सरकार पर कांग्रेस के नेतृत्व का भी भरोसा नहीं है और इसलिए पिछले समय उन्होंने कहा था कि संयुक्त रूप से लड़ा जाएगा। आज क्या वो भूपेश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पे ये सरकार चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरा, इनके खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे द्वारा जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई थी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उससे सहमत है? और यदि सहमत नहीं है तो क्या प्रियांक खड़गे को कांग्रेस पार्टी से निकालेंगे? और दूसरा, मुख्यमंत्री जी के पिताजी स्वयं जो सनातन के बारे में बोलते हैं, वे भी मुख्यमंत्री जी उस सनातन को मानते हैं जो उनके पिताजी बोलते हैं, या वे जो बाकी वास्तव में सब सनातन को मानते हैं? राहुल गांधी ने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का वादा किया था। आज पूरे प्रदेश भर में एक भी, शायद एक जगह लगा है, उसका भी प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है। मंडी शुल्क माफ करने की जो बात कही गई थी, वो मंडी शुल्क जहां 1 रुपया लगता था उसको डबल कर दिया गया है। खड़गे जी छत्तीसगढ़ की महतारी के सम्मानपूर्वक माल्यार्पण करने का काम पिछली बार भी यथोचित सम्मान नहीं दिया था छत्तीसगढ़ महतारी का, इस बार देंगे क्या? और छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों के जो सिंचाई पंप के लिए आवेदन अभी भी पड़े हुए हैं, वे क्या क्लियर करेंगे? जो पिछली बार हमारे प्रश्न थे, इस बार भी खड़गे जी से प्रश्न है। दूसरा, खड़गे जी, जिस योजना का आप आज यहां पर लॉन्च कर रहे हो, वह धरातल पर नहीं आने वाली है, इसलिए हो सके तो आप उस योजना को, मजदूरों को छलावा ना हो, इसलिए आप उस योजना को लॉन्च करने से बचेंगे क्या? हमारी बात प्रश्न है। एक सवाल ये है कि जहाँ जहाँ आपने परिवर्तन यात्रा निकाली, परिवर्तन की लहर का आपने दावा किया, उन्हीं क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार फिर से भरोसा यात्रा निकाली, तो ये कितना चुनौती है भाजपा में? इससे साफ हो गया कि जहां जहां परिवर्तन की बयार चल रही थी, इनका भरोसा उस बयार से उखड़ गया है, और इसलिए फिर वे वहां पे जाकर के भरोसे का अपना तंबू और बंबू गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन की बयार इतनी तगड़ी है कि इनके तंबू बंबू को उखाड़ देगी। ये योजना जो अभी लागू कर रहे हैं आज, क्योंकि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भली भांति जानते हैं, अगर ये योजना लागू होती है तो धरातल में कितने मजदूरों को इससे लाभ होगा? मैं तो बोल रहा हूं कि मुझको लगता है कि एक भी अभी नहीं होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं वो कहीं न कहीं साल 2 साल 3 साल बाद ट्रांसफर होते रहते हैं, तो कंटिन्यू 10 साल तक उनका पंजीयन हो और हर बार उनका रिन्यूअल हो, ऐसे पात्र मजदूरों की संख्या नहीं के बराबर होगी। आपके कार्यकाल में हमने ये योजना 10 साल की लागू नहीं की। हमने उस समय अटल पेंशन योजना जो हमने बताया कि 1500 से लेके 5000 रुपये तक कोई भी मजदूर के, असंगठित क्षेत्र का मजदूर और कोई भी व्यक्ति यदि 45 साल की उम्र तक है, 15 साल तक यदि वे सालाना 1500 या 5000 रुपये तक, बीच में जितनी उसकी क्षमता हो, 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, जितना वो जमा करेगा 60 साल के बाद उसे उतना रुपया महीना मिलेगा। सालाना जमा करना है और मिलेगा महीना। आपने कांग्रेस से सवाल किया कि भूपेश बघेल के चेहरे को लेके क्या मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वर्तमान में, उसको लेके चुनाव लड़ेगी, तो भाजपा अपना किस चेहरे को लेकर चुनाव? देखिए, भाजपा तो
पहले ही कह चुकी है कि वह कमल छाप पे लड़ेगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जैसा है वैसा लड़ेगी। उसका कारण है, जब भी कोई सरकार रहती है तो उसके मुख्यमंत्री के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। पिछले दिनों जब टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस समय कांग्रेस की प्रभारी शैलजा जी ने ये घोषणा किया था कि हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे, ज्वाइंट लीडरशिप की बात उन्होंने कही थी। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, हमारे समय में जो मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री के ही चेहरे पे लड़ा गया था। सामान्य तौर पे जो मुख्यमंत्री रहता है उसके चेहरे पे लड़ा जाता है, लेकिन भूपेश पर जनता का भरोसा उठ गया है और इसीलिए केंद्र के हाईकमान का भी भरोसा उठा है, तब वो संयुक्त रूप से लड़ने की बात कर रहे हैं। एसपी घोटाले का आपने जिक्र किया है, एसपी घोटाले को लेकर अगर आपकी सरकार है तो क्या इस पे कोई जांच बैठाएगी, कार्रवाई करेगी, क्या है? निश्चित तौर पे जांच बिठाएंगे और जो भी पीड़ित पक्ष है उसके साथ न्याय होगा और जो लोगों ने भी इसमें गलतियां की है, भ्रष्टाचार किया है, संगठित रूप से एक तरह से अपराध किया है, ये सारे के सारे दंडित भी किए जाएंगे। आपको योजना लॉन्च हो रही है, ऐसा सवाल था, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की योजना 1500 रुपए का उनका सीधा ट्रांसफर लगता है कि किसान के साथ साथ लोगों को भी साथ लेंगे तो फिर आपकी चुनौती होगी? देखिए, ये योजना धरातल पे जाएगी ही नहीं, ये तो सिर्फ बोलने के लिए है। अभी मैं दुर्ग में भी देख रहा था, कलेक्टर के द्वारा बहुत सारी योजना के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ ये बनेगा, ये बनेगा। स्थान कहाँ है नहीं, सबको मालूम है कि आने वाले 10, 12, 15 दिन में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए ये सिर्फ घोषणा है, जमीन पे इसका कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। पांडे जी, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे कार्यकाल में 3 साल के कार्यकाल में 15 वर्ष के कार्यकाल में 18 लाख लोग पंजीयन थे, क्या वो ऑथेंटिक है? हाँ, ऑथेंटिक है। 18 लाख थे, पंजीकृत थे। पोर्टल में है ये तो आप मिल जाएगा, आपके पोर्टल में है, मिल जाएगा, बिल्कुल। और आपने एक बात कही अभी कि 5% स्थापना व्यय होना चाहिए, 15% का है, तो ये तो पैसे का दुरुपयोग है, तो इसके लिए आप लोग अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए, हर मामले में कोर्ट ज्यादा से अच्छा, अभी जनता का कोर्ट सामने आ रहा है और इसलिए हम जनता के कोर्ट में ही सारे मामलों को लेकर जाएंगे। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है, जनता की अदालत जो फैसला देती है वो सही होता है। पांडे जी, एक सवाल है, जैसे आपने बोले कि अभी सनातन को लेकर हमारे देश के जो कानून में छोटे से लेकर बड़े आदमी तक सब समानता है, तो आपका कली को बेटा कैसे, उसके लिए सबके लिए कानून निर्धारित है। आपको आप जी का जो पिताजी को आप जिक्र कर रहे हैं, वो कानून को एक ही आदमी पर कानून का कार्रवाई करता है ना, सबके ऊपर नहीं करता। और बेटा का उसको बाप के हुकूम देगा। आप बोल रहे हैं ना कि सनातन को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे बताइए? नहीं। ये बराबर का अधिकार देता है। देखो भाई, कानून बराबर का देता है, बात यहाँ सनातन की हो रही है। सनातन के बारे में प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं, तो प्रियांक खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या कांग्रेस जो है, प्रियांक खड़गे ऑलरेडी कांग्रेस के भी मंत्री भी हैं बेंगलोर में, तो क्या उनकी बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो बोले कि हाँ, कांग्रेस सनातन के खिलाफ, जो स्टालिन के बेटे ने कहा, जो बाकी लोगों ने कहा कि डेंगू है, मलेरिया है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, क्यों नहीं बोलते? ये दोहरा चरित्र क्यों है? इस पर आपत्ति है। शर्मा जी ने राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय को बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? किसको? राम मंदिर को शर्मा ने राष्ट्रीय को करा दिया। सत्यनारायण शर्मा जी पिछले 5 साल में एक बैठक तो कर नहीं पाए
और गंगा जल लेके जिसकी घोषणा किए थे वो तो कर नहीं पाए। सवाल है कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने रखा था, उस समय सत्यनारायण जी शर्मा या भूपेश बघेल जी को नहीं मालूम था। अब भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि सैनिटाइजर कुछ लोगों ने पी लिया इसलिए हम नहीं बंद कर रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रदेश जो है शराबी हो गया है। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सैनिटाइजर पीने वाले के कारण वो ये मान रहे हैं कि नशा करने वाला पूरा हमारा प्रदेश नशा वाला हो गया है, इसलिए अगर विड्रॉ करेंगे तो मुश्किल होगा। उनके तथ्य तो कहने का यही साहस है। पांडे जी, इसमें भाजपा क्या स्टैंड रखती है? अगर सरकार बनती है आपकी तो क्या पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे आप? देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र के अनुरूप हम कार्य करेंगे। मित्र, और कोई प्रश्न?